हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो हमारा सेशन है, इंडियाज़ फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स पर आधारित रहने वाला है, जिसके तहत कैन और बेतवा रिवर को इंक्लूड किया गया। आइए देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट को आखिर किस वजह से न्यूज़ में है। तो अगर इसके न्यूज़ में इसके रहने की वजह को जानते हैं तो इसमें बताया गया है, जो चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य में क्या हुआ, एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया। ये जो एग्रीमेंट था वो कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट्स के लिए साइन किया गया, जिसे KBLP के नाम से भी जानते हैं। ये एक नेशनल प्रोस्पेक्ट का क्या था, एक प्लान था, जिसके तहत इंटरलिंकिंग्स ऑफ रिवर्स यानी कि नदियों को क्या किया जाना था, एक दूसरे से जोड़ना था। अगर इसमें कुछ टर्मोलॉजीज़ की बात की जाए तो इसमें बात की गई है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। तो इसी प्रकार की कुछ टू टर्मोलॉजीज़ होती है, जिसको एक को तो MOU बोलते हैं, एक को MOA बोलते हैं। अगर MOU की बात की जाए तो इसको बोलते हैं हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि दो स्टेट, दो राज्य या दो देशों के द्वारा एक दूसरे से मिलकर प्लान पर बात की जाती है, कॉमन कन्वर्सेशन की जाती है, जैसे कि दो व्यक्ति चाय पर मिलकर बातें करते हैं। अगर वही मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट की बात की जाए तो इसमें बातों को एक पेपर के थ्रू तैयार किया जाता है, जिसका वैलिडेशन होता है और उनको बाद में जाके क्या क्रियान्वयन की ओर या इम्प्लीमेंटेशन की ओर ले जाया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले एग्रीमेंट से पहले क्या होता है, MOU होता है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जाती है, देन उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, देन प्लान हमारा इम्प्लीमेंटेशन की ओर ले जाया जाता है। आई होप आपके माइंड में दोनों की दोनों टर्मोलॉजी से रिलेटेड क्लैरिटी आई होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। अगर इसमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसमें कहा गया टू स्टेट साइन ए ट्री पार्टीज एग्रीमेंट विद द सेंटर। और क्या किया गया, इसमें तीन पार्टियों के द्वारा क्या किया गया था, पार्टिसिपेशन किया गया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट तथा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा थ्री पार्टीज एग्रीमेंट इसको क्या किया, साइन किया गया था। अगर इसमें बात की जाए तो इसको वर्ल्ड वाटर डे पर इसको साइन किया गया, जिसे हम 22 मार्च को हमारे द्वारा मनाया जाता है। आई होप आपके माइंड में क्लैरिटी आई होगी कि आखिर ये जो प्रोजेक्ट है वो न्यूज़ में रहने की वजह क्या है। आइए इसके रेफरेंस के बारे में जान लेते हैं, आखिर इसका रेफरेंस क्या है। तो जब इसको रेफरेंस में देखने की कोशिश करते हैं तो आपके मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर ये दोनों की दोनों रिवर्स हैं, या मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है दोनों की दोनों रिवर्स, जिसके ऊपर एक इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट लगाने की बात की जा रही है, जहाँ जो आपके बुंदेलखंड वाले रीजन को क्या करेगा, कवर करेगा। अगर इसको थोड़ा जूम करके देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा आपका ये मैप। आई होप आप अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। तो अगर इसको और थोड़ा जूम किया जाए तो ये आपकी कैन और बेतवा रिवर हो गई। तो इनके बीच में जो रेड कलर से डिनोट किया गया है, हाईली स्पॉट किया गया है, तो ये आपका दोनों रिवर्स के मध्य में क्या किया जाए, इनको लिंक करने की बात की जा रही है। आइए चलते हैं अब हमारे प्रोजेक्ट की ओर। आखिर क्या क्या बातें हैं, क्या क्या तमाम बातें इसमें मेंशन की गई नहीं की गई है, उनको देख लेते हैं। यदि इसमें बात की जाए तो इस प्रोजेक्ट में क्या किया गया, रिवर लिंकिंग प्लान टू हेल्प है बुंदेलखंड। जो ये प्रोजेक्ट है वो किसको मदद पहुंचाएगा, किसको हेल्प पहुंचाएगा, ये आपके बुंदेलखंड वाले रीजन को क्या हेल्प पहुंचाएगा। अगर इसमें बात की जाए पार्टिसिपेशन की तो इसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा है। यदि इसमें बेनिफिट की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनको ये इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बेनिफिट प्रदान होगा। अगर वही उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के भी 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिससे जिनको इस प्रोजेक्ट से फ़ायदा मिलने वाला। आइए देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट है। अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इसमें छतरपुर आपका डिस्ट्रिक्ट है जिसको इस प्रोजेक्ट से हेल्प मिलेगी। वहीं पन्ना डिस्ट्रिक्ट है। अगर उसी प्रकार से बात की जाए तो टीकमगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मध्य प्रदेश का, जिसको भी इस प्रोजेक्ट से मदद मिलेगी। यदि यूपी गवर्नमेंट की बात की जाए तो इसमें झांसी हो गया, आपका बांदा हो गया, महुआ हो गया और ललितपुर नाम के जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, इनको इस प्रोजेक्ट के थ्रू मदद प्रदान की जाएगी। अगर इसमें इरिगेशन बेनिफिट की बात की जाए तो 6,35,661 हेक्टर की जो ज़मीन है उसको क्या करेगा, ये इरीगेट कर पाएगा इस प्रोजेक्ट। यानी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ इस 6 लाख के अप्रोक्सीमेट जो एरिया है उसको सिंचाई या उसमें सिंचाई की जा सकेगी। अगर सिर्फ इसमें यूपी वाले रीजन की बात की जाए तो इसमें 2,65,780 हेक्टर भूमि को ये कवर करेगा। भाई अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए, MP की बात की जाए तो इसमें 3,69,881 हेक्टर ज़मीन को क्या करेगा, ये कवर करेगा। यदि इसी तौर पर अगर ड्रिंकिंग वाटर की बात की जाए तो 13.42 लैक्स पीपल्स ऐसे होंगे जिनको ये ड्रिंकिंग वाटर
प्रोवाइड करवाएगा। अगर वहीं इसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो 17.8 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जनरेट की जा सकती है। यदि इसमें गवर्नमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए, पैसा इसको फंड किया गया है, तो इसमें 18,000 करोड़ रुपए क्या किया गया, इसको फंड किए गए। आई होप आपके माइंड में मोटा मोटा एक डिस्कशन है जो समझ में आया होगा, क्लैरिटी समझ में। आइए चलते हैं हम एक एक चीज़ों को एक एक करके कवर कर लेते हैं। तो जब इसके रेफरेंस की बात करते हैं तो इसके रेफरेंस में दिया गया है आपको द कैन वेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट नाम का जो प्रोजेक्ट है, जिसे KBLP के नाम से जान रहे हैं, ये एक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट है? एक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा सरप्लस वाटर को। यानी यदि किसी रिवर के अंदर पानी ओवरफ्लो या फ्लड की स्थिति बनी रहती है तो उस नदी से एक ऐसी नदी में पानी पहुंचाया जाएगा जहाँ पे पानी या सूखे की स्थिति देखी जाती है। तो इसमें बात की जाए जो केन रिवर है आपकी जो MP वाले रीजन को इरीगेट करती है, वहीं आपकी जो बेतवा रिवर है वो UP वाले रीजन को क्या करेगी, इरीगेट करेगी। जिसमें जो सूखा रीजन पड़ता है बुंदेलखंड का, विशेष तौर पर इसको सबसे ज़्यादा मदद मिल पाएगी इस प्रोजेक्ट से। अगर वहीं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व बिल्डिंग 77 मीटर टॉल एंड 2 किलोमीटर्स वाइड, यानी 77 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर क्या होगा, चौड़ा होगा। और इसके ऊपर दूधान डैम की बनाने की बात की जा रही है, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार रहने वाली है। 230 किलोमीटर की एक कैनाल बनाई जाएगी इस प्रोजेक्ट के लिए। वहीं अगर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसको 2 पार्ट्स में इस प्रोजेक्ट को क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। देन उसी प्रकार से द रीजन स्पेयर अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट टू स्टेट मेनली झांसी, तो इसमें आपको बताया गया कि कौन कौन से स्टेट है जो भी हम आपको कवर कर चुके हैं। तो इन स्टेट्स को क्या होगा, इसमें फ़ायदा मिलने वाला। अगर उसी प्रकार से नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की ओर चले तो उसमें कहा गया कैन वेतवा इज 113 रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो क्या किया गया, हमारे देश में एक वाटर बॉडी है जिसके द्वारा कुछ प्लान्स है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनको क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया। और उन्हीं में से एक प्लान आपका कैन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग वाटर या रिवर प्लान है। इन्हीं 30 में से जिनको पूरी कंट्री में इम्प्लीमेंट किया जाना। अगर इसकी बात की जाए, इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक में आपके हिमालयन रिवर्स को क्या किया जाएगा, इसमें कवर किया जाएगा, और दूसरी आपकी पेनिसुलर रिवर्स को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। यानी कि पठारी या मैदानी भागों की जो नदियां हैं एक हिस्से में उसको देखा जाएगा और एक हिस्से में आपका हिमालयन रिवर्स को इंटरलिंक करने की बात की गई। अगर उसी प्रकार से देखा जाए, इसमें अनसर्टेनिटीज़ की बात की जाए, डिलेशन की बात की जाए, तो इसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ की वजह से आज तक ये प्लान है जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अगर दूसरा मुद्दा देखा जाए तो भाई एनवायरमेंटल इशूज़ है या पर्यावरणीय ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से ये अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसको एनालिसिस वाले सेगमेंट में हम देखेंगे आज ही की क्लास में कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से इनको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, या क्या क्या इस प्रोजेक्ट के फ़ायदे हो सकते हैं। इससे पहले हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड को जानने की कोशिश करेंगे, आखिर संवैधानिक स्थिति रिवर्स से रिलेटेड क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंड की बात करते हैं तो इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान के पार्ट 11 के आर्टिकल 262 के भाग 1 में क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द एडजेक्शन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, यानी कि जो 2 राज्यों के मध्य में जो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है उसको आर्टिकल 262 के भाग 1 के अंतर्गत देखा जाता है। अगर उसी प्रकार से बात की जाए इस डिस्प्यूट को किसके तहत लाया जाएगा, तो इस डिस्प्यूट की बात की सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन में इस डिस्प्यूट को देखा जाएगा। और वो एक बॉडी बनाई गई है ऐसे डिस्प्यूट्स को देखने के लिए। वो बॉडी किसके तहत काम करेगी, आपके सुप्रीम कोर्ट के तहत कार्य करेगी। अगर उसी प्रकार से देखा जाए तो आपके जो नोट करके हम डिस्कस किया जा रहा है, तो इसमें है वाटर स्टेट सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका वाटर है वो एक स्टेट का सब्जेक्ट है। ये क्या होता है सर, आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा बात कर ले। तो डियर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट रखा गया है। ये क्या होता है, तो आपको बता देते हैं कि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल रखे गए, यानी 12 अनुसूचियाँ रखी गई, जिसमें से सूची नंबर 7 यानी शेड्यूल नंबर 7 में सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति के विभक्तिकरण की बात की गई, शक्ति के विभाजन की बात की गई, जिसमें कुछ शक्तियाँ सेंटर को यानी यूनियन गवर्नमेंट को प्रदान की गई है, कुछ शक्तियाँ स्टेट को प्रदान की गई, और कुछ शक्तियाँ ऐसी भी है जिसमें स्टेट भी कार्य कर सकता है और सेंटर भी काम कर सकता है। तो अगर सेंटर की बात की जाए, यूनियन गवर्नमेंट की बात की जाए, तो इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को रखा गया, जैसे कि बात की जाए डिफेंस, तो डिफेंस से रिलेटेड जितने भी मुद्दे होंगे उन पर डिसीजन कौन लेता है या उन पर लॉ कौन बना सकता है, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉ बनाया जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए स्टेट गवर्नमेंट की या राज्य सरकार की, तो ये इसके अंतर्गत भी कुछ विषय हैं। जैसे बात की जाए कृषि एग्रीकल्चर वाले पार्ट की, तो एग्रीकल्चर वाले मुद्दे पर स्टेट के द्वारा ही सारे लॉ वगैरह बनाए जाते हैं।
तो उसी प्रकार से एक वाटर भी इशू है जो स्टेट या राज्य के अंतर्गत आता है। तो इस इशू को स्टेट के अंदर, लेकिन कई सारे जो आपके इंटेलेक्चुअल पर्सन है, जो अच्छे लोग के जानकार हैं, उनका मानना है कि इस सब्जेक्ट को, वाटर डिस्प्यूट वाले ये वाटर सब्जेक्ट को हमको कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया जाना चाहिए। यानी काफ़ी बार क्या होता है, विवाद की स्थिति बनने के कारण इसमें सही डिसीजन नहीं ले पाते, या फिर एक दूसरे स्टेट आपस में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। तो उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जा सके कंकरेंट लिस्ट में डालने से, इसको दूर किया जा सकता है, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो फिलहाल तो स्टेट लिस्ट में आगे देख लेते हैं आखिर क्या होता है क्या नहीं होता। अगर इसमें क्वेश्चंस की बात की जाए तो यूपीएससी में मेंस एग्जाम्स में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंकरेंट लिस्ट में आखिर क्यों डालना चाहिए, उसकी वजह बताइए, फिर उसका क्रिटिकल एनालिसिस कीजिए। तो आपको उसका पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स दोनों के दोनों पॉइंट्स बताने होते हैं कि आखिर क्यों इसको कंकरेंट लिस्ट में लाना चाहिए, क्यों इसको स्टेट लिस्ट में रहने देना चाहिए। आइए इसके बैकग्राउंड की ओर चलते हैं, आखिर देख लेते हैं इसके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को, आखिर क्या क्या अब तक इसकी स्थिति रही, क्या क्या नहीं रही। अगर इसकी स्थिति की बात करते हैं तो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जो NRLP के नाम से जानते हैं, इसमें बात की गई फॉर्मली नाउ एज द नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान, जिसे हम नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या किया है, सरप्लस वाटर को क्या किया है, इंटरलिंक करने की बात की गई, जिसमें फ्लड वगैरह, वाटर डिफिशिएट वगैरह, इन सारी कंडीशंस से क्या किया जा सकता है, उबरा जा सकता है, इनसे बचा जा सकता है। वही बात की जाए अंडर द नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान NNP के थ्रू, इसमें क्या किया है, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी NWDA के नाम से जिससे जाना जा रहा है, हैड आइडेंटिफाई 30 लिंक्स। और इससे जो NWDA है, इसके द्वारा क्या किया है, 30 लिंक्स ऐसे हैं या 30 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको क्या किया, आइडेंटिफाई किया गया, जिनकी वजह से क्या सूखे की स्थिति से बचा जा सकता है, फ्लड की स्थिति से बचा जा सकता है। तो जो अभी हम बात कर चुके हैं ऊपर के 2 पार्ट्स में डिवाइड करके, हिमालयन रिवर और पेनिसुलर रिवर्स को क्या किया जाएगा, इंटरलिंक करने की बात की गई। तो NWDA के द्वारा ही क्या किया गया, आइडेंटिफाई किया गया था इन प्रोजेक्ट्स को। ठीक है डियर, अगर इसको बात की जाए इस प्लान को कब से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो इस प्लान की अगस्त 1980 से इस प्लान को क्या किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें 14 सेगमेंट और 16 के सेगमेंट में इन रिवर्स को क्या किया गया, डिवाइड किया गया, जिनको आगे चल के अब हम भी देखने वाले हैं आज ही की क्लास में। इससे पहले थोड़ा सा रिवर्स के बारे में जान लेते हैं, आखिर रिवर्स की स्थिति क्या है क्या नहीं है। अगर रिवर्स को देखा जाता है, कैन बेतवा रिवर की बात की गई इसमें, तो जो आपकी कैन बेतवा रिवर है वो MP से ओरिजिनेट होती है, यानी मध्य प्रदेश से इसकी उत्पत्ति होती है, और ये ट्रिब्यूटरी बनाती है किसकी, यमुना रिवर की, यानी कि यमुना नदी की सहायक नदियों के रूप में इन दोनों नदियों को जाना जाता है, कैन और बेतवा को। अगर इसकी बात की जाए तो जो कैन रिवर आपकी कहाँ पर मिलती है, यमुना रिवर से। यदि यमुना में मिलती है तो उसकी बात की गई, इसमें बैंदा नाम की एक डिस्ट्रिक्ट है आपका उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे जाके कैन रिवर यमुना में मिल जाती है। वहीं अगर बेतवा की बात की जाए तो बेतवा रिवर आपके यूपी के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जाके यमुना रिवर में मिल जाती है। अगर इसकी बात की जाए तो कौन से टाइगर रिजर्व या फिर कोई से अभ्यारण्य की बात की जाए तो इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व है, जिसके थ्रू होके इस प्रोजेक्ट को गुजारे जाने की बात की जा रही है, जो मध्य प्रदेश में आपके ये पार्क पड़ता है। आई होप आपके माइंड में ये इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड क्लियरिटी आई होगी। आइए चलते हैं अब इसके एनालिसिस की ओर, जिसमें देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट, बेनिफिट, आखिर इस प्रोजेक्ट से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले। तो इस प्रोजेक्ट के फ़ायदे की बात की जाए तो इसमें रिड्यूसिंग ड्रॉ की बात की गई, यानी कि सूखे से इससे अगर ये प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो सूखे से निजात मिल पाएगी हमें। देन अगर फार्मर बेनिफिट्स की बात की जाए तो फार्मर के द्वारा डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर, यानी कि जो ग्राउंड वाटर पर, जो ज़मीनी पानी पर इनकी डिपेंडेंसी है वो भी ख़त्म हो सकती है यदि इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इनका स्टेबल लाइवलीहुड यानी इनका जीवन स्तर को भी ऊँचा किया जा सकता है इसके माध्यम से। देन अगर उसी प्रकार से बात की जाए तो इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है 103 मेगावाट की। अगर वहीं पर ड्रिंकिंग वाटर की बात की जाए तो 62 लाख पीपल ऐसे होंगे जिनको इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पीने योग्य पानी प्रदान किया जा सकेगा। अगर वहीं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो इसमें बताया गया आपका रेजुविनेट बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो ऐसी कुछ बायोडाइवर्सिटीज़ है जो जैव विविधता वाले क्षेत्र है, जिनमें पानी नहीं होने की वजह से या फिर अदर स्थिति की वजह से क्या होता है, वहाँ पे डाइवर्सिटी ख़त्म होती जा रही है। तो अगर ये प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं तो इससे पानी की फैसिलिटी अच्छी मात्रा में प्रोवाइड करवाई जा सकेगी, देन वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो आई होप आपके माइंड में ये क्लैरिटी आई होगी। एडवांटेज से रिलेटेड आपके चारों के चारों पॉइंट हैं जो आप मेंस एग्जाम में भी मेंशन कर सकते हैं, और पीटी में तो आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा ही जा सकता है क्या प्रोजेक्ट्स के ये फ़ायदे हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार से तमाम तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर इसके डिलीशन की बात की जाए, इसकी प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है इसको इम्प्लीमेंट करने में,
उनको देख लेते हैं। तो जो इनकी प्रॉब्लम्स की बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसको निकल कर आता है एनवायरमेंटल इशू, यानी पर्यावरणीय मुद्दा है जिसकी वजह से इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। आखिर क्या मुद्दा है? तो इसमें हमारे कंट्री में एक बॉडी है जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, इसको 2010 में बनाया गया, जो ताकि पर्यावरणीय मुद्दों को देखने का कार्य करती है ये बॉडी। जो तो इसके द्वारा कहा गया कि जो ये है मतलब कि जो आपका वन्य जीव संरक्षण है जिसको बोलते हैं हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कंसर्न, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं। अगर इस प्रोजेक्ट को लगाया जाता है तो इससे बायोडाइवर्सिटी या फिर जैव विविधता को क्या हानि, या फिर बात की जाए वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगली जीवों को इससे क्या हो सकता है कि नुकसान पहुंचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही अभी बताया भी था हमने कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है उसमें होके इस प्रोजेक्ट्स को गुजारने की बात की गई है। तो ये हार्मफुल होगा उनके लिए, टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट्स के लिए। इस वजह से इनको क्या किया जा रहा है, इसको डिलेशन किया जा रहा है, या इसको इम्प्लीमेंट करने से लेके बातों को सही तरीके से, या फिर इसकी बात की जाए तो इसको डिलेशन किया जा रहा है इस वजह से। देन अगर बात की जाए इसमें इकोनॉमिक कंडीशन क्या, कि इकोनॉमिक कंडीशन क्या जिसकी वजह से इस प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, तो ये इसमें बात किया प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड बीच हैज़ बिन राइजिंग ड्यू टू डिले प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, यानी ये इकोनॉमिक कॉस्टली पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी पड़ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है जितना हमको फ़ायदा भी नहीं मिल पाएगा, ऐसा इनके द्वारा बताया जा रहा है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसको डिलाई किया जा रहा है। अगर वहीं सोसाइटी की बात की जाए या सोशल इशू को देखा जाए तो इसमें सोशल इशू के तौर पे बात की गई है कि इसमें क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व सोशल कोस्टल वेल और प्रोजेक्ट क्या बात की गई, इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसके आसपास वाले रीजन में रहते हैं। जैसे कि बात की जाए 20,000 के अप्रोक्सीमेट लोग ऐसे होंगे जो इसकी वजह से अनस्टेबल हो जाएंगे, या फिर वो शरणार्थी के रूप में बन जाएंगे, अपनी हैबिटेट या अपने घर को छोड़ना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट की वजह से, ऐसा इनके द्वारा बताया, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट को लागू नहीं किया जाए। इसमें बात की गई रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलेशन कोजेज ड्यू टू, यानी जो रिहेबिलेशन कोज है इससे निकल कर आता है अगर इस प्रोजेक्ट को लागू किया जाता है। आइए एक बॉडी और बची जिसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, आखिर ये बॉडी क्या कहती है। इस बॉडी के बारे में बात किए तो इस बॉडी का नाम है आपका सेंट्रल वाटर कमीशन, यानी कि जितने भी पानी से रिलेटेड मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों को इस बॉडी के थ्रू देखा जाता है। अगर इसके थोड़ी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसको CWC के नाम से जाना जाता है, और इसको जो पहले अर्लियर नाउ एज, इसको अगर पहले की बात की जाए तो इसको पहले किस नाम से जाना जाता है, सेंट्रल वाटर वे इरीगेशन एंड नेविगेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है, जिसे CWINC के रूप में भी देखा जा सकता है। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1945, और इस बॉडी को कब इम्प्लीमेंट किया गया था, कब एस्टेब्लिश किया गया था, कब स्थापित किया गया था, इसको 1945 में स्थापित किया गया था। वही बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑन द एडवाइस डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की अध्यक्षता या फिर उनकी एडवाइस पर इस बॉडी को इम्प्लीमेंट किया गया था। अगर इसमें हम अटैचमेंट की बात करते हैं तो कौन कौन सी बॉडी इसके तहत कार्य कर रही है, तो इसमें बात की गई है द ऑर्गेनाइजेशन करंटली फंक्शन एज ए ऑफिशियल अटैचमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर और डेवलपमेंट की इसमें बात की गई। अगर उसी के साथ बात की जाए गंगा रिजर्वेशन की बात की गई, देन उसी प्रकार से नाउ इन डिटेल अबाउट द जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑन द गिवन लिंकिंग, तो ये सभी तमाम मिनिस्ट्रीज है जो इसके थ्रू या इस प्रोजेक्ट में या फिर जो जल से संबंधित जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उनको क्या करती हैं, उसमें अपने देखभाल करती है। और इस प्रोग्राम को 3 वे में इम्प्लीमेंट किए जाने की बात की गई। आई होप आपके माइंड में इन इन्फॉर्मेशन से संबंधित एक क्लियरिटी जनरेट हुई होगी। आइए देख लेते हैं आखिर हमारे जो 30 प्रोजेक्ट्स थे वो कौन कौन से थे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर इन 30 प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो इसमें बात की गई आपको पेनिसुलर कंपोनेंट्स की बात की गई और हिमालयन कंपोनेंट्स की बात की गई, यानी कि कुछ रिवर्स ऐसी है जो पेनिसुलर होगी और कुछ रिवर हिमालयन होगी। तो इसमें आपकी जो पेनिसुलर रिवर्स है उसमें 16 ऐसी रिवर होगी जिनको इंटरलिंक किया जाएगा, जो आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो। उसी प्रकार से हिमालयन रिवर होगी, वो आप इधर देख सकते हैं, तो इसको पॉज करके क्लास को देख सकते हैं आप। इसमें अगर हम प्रेजेंट प्रोजेक्ट की बात की जाए, जो पहला प्रोजेक्ट इसके तहत लागू किया जा रहा है वो आपका केन बेतवा प्रोजेक्ट है, जो आपका इधर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आई होप आपको तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट से संबंधित अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास को डेर हम यहीं अंत करते हैं। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता देते हैं कि इस क्लास की जो आपको PDF है द स्टडी अलाइन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, और आपको हरिचंदन बैरवा के नाम से फेसबुक पेज है जिसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी तमाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाती है। आज की क्लास को यहीं अंत करते हैं डियर। जय हिंद, जय भारत।